हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों के पेपर हो गए हैं। सर थोड़ी सांस तो लेने देते सर। ये वीडियो के बाद आप एकदम चिंता मुक्त हो जाओगे। यू विल बी फ्री, यू विल बी क्लियर इन योर माइंड कि आगे आपको क्या करना है। बढ़िया से आपको ब्रेक लेना है, बढ़िया से चिल करना है। ये लॉ का लास्ट वीडियो है। तो यस, पेपर रिव्यू सर लॉ का दे देते क्योंकि हमने सीखा सर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स थोड़े मैनेजेबल है। लॉ इस बार बैंड बजा के गया है। क्या था एक्चुअल में, क्या था? देखो मैं तो पेपर रिव्यू जस्ट एग्जामिनेशन के बाद भी दे देता, पूरा डिस्कस कर लेता, बट मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। बहुत बार देखा जाता है कि जब कोई पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है ना दोस्तों, तो लॉ इंस्टीट्यूट उसमें तो मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दे देता है, बट उसकी टेंशन की वजह से बच्चे अपने आने वाले पेपर्स को बिगाड़ देते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना, फुल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों सच बताऊं क्या, मैं दिल की बात बताऊं क्या आपको, पेपर तो सीए फाउंडेशन का लॉ का भी बहुत इजी था। ठीक है, मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूं। बहुत इजी पेपर था सर। रुको, अब भी जहां पर आप हो वहीं पे आपको मिलते हैं। रुको सर, देखो दोस्तों, अगर मैं एरिया की बात करूं, किस एरिया से, कहां से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था, कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा था, उस पर्सपेक्टिव से इजी पेपर था। कि सर जाने माने कॉन्सेप्ट थे, आपको भी पता ही, इसके बारे में पढ़ा था। बट जब उन्होंने क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स कर दिए, लॉन्ग कर दिए, कंफ्यूजिंग कर दिए दोस्तों, उसकी वजह से धीरे 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 दोस्तों ये इजी जो पेपर था ना, ये धीरे धीरे इसकी वजह से थोड़ा एवरेज होते गया, मॉडरेट बन गया। क्या बन गया? मॉडरेट बन गया। और जो लेंथ ऑफ द केस स्टडी थी, जो क्या थी? लेंथ ऑफ द केस स्टडी थी। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए हैं, ऐसा लग रहा था 4 घंटे में पेपर देना है। उसकी वजह से कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा हार्ड भी गया होगा। यस, वैसे कॉन्सेप्चुअली कौन से एरिया से आए थे, इट वाज इजी, बट जैसे ही अदर कॉम्प्लेक्सिटीज एंड हुई, लॉन्ग कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस पूछे गए, तो उससे वो देखो, आपको तो पेपर 3 ही घंटे में लिखना था। अगर ऐसा एक क्वेश्चन ड्राफ्ट आ जाता है ना यार, जिसमें रीडिंग में टाइम कंफ्यूज हो रहा है, कौन सा लगना चाहिए, अरे, और प्रॉब्लम क्या होती है, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, उसकी वजह से वो डिफिकल्ट और टाइम आपका बहुत लेके जाता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा मॉडरेट से डिफिकल्ट पेपर था। बट सर अब क्या, ये वीडियो में मैं आपको पूरे पेपर के सजेस्टेड आंसर्स दोस्तों प्रिपेयर करके लाया हूं। ये मेरी इंटरप्रिटेशन से आए, बहुत 99% केसेस में सेम ही आएगा। इंस्टीट्यूट का एक दो क्वेश्चन में वो लोग हो सकता है अपने तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लगा ले, बट आपको ये डिसीजन लेने में आपका पेपर कैसा गया और आगे आपकी क्या चीजें होनी चाहिए, उस पर बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल ये पेपर था। एक एक क्वेश्चन पे जाएंगे। आपका क्वेश्चन पेपर दोस्तों यहां रहा। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास है, जस्ट एक सेकंड देना। यस, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। यस, तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर। मैंने क्या किया है, अब ये पूरा क्वेश्चन रीड करने जाओगे आपको मजा नहीं आएगा। मैंने क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत हेडिंग समरी दे दी है, जिससे आपको समझ जाएगा कौन से क्वेश्चन के आंसर की बात हो रही है। चलो क्विकली डिस्कस करते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और हाँ, बहुत मेहनत लगती है बेटा, ठीक है। आपके पेपर के ही दिन, आखिरी पेपर के दिन मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो, तो पहला क्वेश्चन था कुछ राकेश, विकास, रवि से रिलेटेड, जो एक कार सेल से इन्होंने एजेंट अपॉइंट किया था और कार सेल वगैरह की बात होती है। इसमें होता क्या है ना, राकेश तो 12 लाख में बेचना चाहता था, बट इवेंचुअली विकास को लगता है, ब्रोकर उसको 10 लाख में बिकवा देता है, 5 रुपए एडवांस भी ले लेता है। ठीक है, ऐसा केस था दोस्तों। और जब इवेंचुअली बचा हुआ बैलेंस देने गए तो राकेश बोलता है, अरे मेरे को तो 12 में बेचना है। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लीगली वैलिड, एनफोर्सेबल? मुझे लगता है यहां पे कंसेंसस है, आइटम मैच नहीं हो रहे। दोनों पार्टीज, दोनों सेम थिंग इन द सेम सेंस यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राकेश के माइंड में 12 लाख था, रवि के इसमें 10 लाख, और विकास ने उसको मिसकम्युनिकेट किया, तो वैलिड तो नहीं होना चाहिए, मेरा पर्सपेक्टिव है। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि जो राकेश था उसके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है, जो कार बेचना चाहता था। तो मेरे हिसाब से यहां पे आना चाहिए कि देखो जी, जो एजेंट की ड्यूटी उसने करी है, एजेंट ने, वो प्रिंसिपल के डायरेक्शंस में रीजनेबल स्किल पे नहीं करी। मेरे यहां पर है कि उसको सबसे पहले राकेश को तो 5 लाख रुपए रवि को वापस दे दे, जो बायर है, और उसके बाद वो सू कर दे विकास को कि जो भी डैमेजेस हो रहे हैं ये मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, यहां पे हल्का सा शायद इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट का चेंज हो जाए, बट मेरे को लगता है यहां पे ये लोग ऐसा आंसर बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, इफ विकास अनइंटेंशनली नेवर टोल्ड,
बोले ना चाहते हुए भी नहीं बताया। ये कितना कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन बनाया दोस्तों। यहां पे मुझे लगता है मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंट वाले एंगल से हो रहा है। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। देखो मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, चाहे इनोसेंट क्यों ना हो। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा रवीज के ऑप्शन पे। राकेश कैंसिल तो कर ही सकता है बट रिफंड भी करना पड़ेगा। स्टिल अब जो उसका एजेंट था विकास राकेश का, वो आंसरेबल होगा फॉर द ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी। क्लियर है जी, क्योंकि उसने एजेंट का काम ढंग से नहीं किया। ये ओवरऑल पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग, पहला ही क्वेश्चन मैंडेटरी क्वेश्चन का थोड़ा ट्रिकी सा, थोड़ा कंफ्यूजिंग से बना दिया, बट ये ओवरऑल आंसर इसका हो सकता है। हितार्थ फाउंडेशन का देखो, ये भी सेक्शन 8 से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहां पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कोई एक फर्म 25% इक्विटी इन्वेस्ट करना चाहती है, उससे रिलेटेड था। यस कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अ फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकती है। फिर विड्रॉ ऑफ डिविडेंड, अच्छा ये बड़ा इजी था, क्या डिविडेंड देना चाहिए, तो हम बोलेंगे नहीं, डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, डिनाइड ऑफ डिक्लेरेशन, ये सही है। इनवैलिड है, डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर हितार्थ कंटेंशन, क्या गवर्नमेंट सिर्फ लाइसेंस रिवोक कर सकती है और वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं पास कर सी। एक हितार्थ का कंटेंशन था, बट नहीं, हमने पढ़ा था सेक्शन 8 की कंपनी केस में, अगर गवर्नमेंट को लगता है, अगर हमें लगता है आफ्टर ड्यू प्रोसेस डायरेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट वाइंडिंग अप के लिए भी, ऑल्सो डायरेक्ट कर सकती है रिवोकेशन के लिए, तो उसका कंटेंशन जस्टिफाइड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर है वो डिसीजंस लेने के। मैंने जानबूझ के, क्योंकि आपका टाइम लगे, मैंने क्वेश्चन को समराइज करके ऑलरेडी रख दिया और डायरेक्ट आंसर डिस्कस करूंगा। आपने तो पेपर पढ़ा है, आपको रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एबीसीएन कंपनी पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या क्या होगा, सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन था दोस्तों। राइट्स ऑफ पार्टनरशिप वाउंडिंग अप में होते हैं, कंटिन्यूटी पे क्या होता है, ये डायरेक्ट टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको याद होगा इस पर्टिकुलर चीजें आपको लिख के आ जाते हैं, आपको इसके मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद एक 2 का ए था, जो रोमी ट्रेंड्स इन दिल्ली से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जहां पे ये लोग, एक बंदा जाता है ट्रेंड शॉप में दिल्ली में, वहां पे कस्टमाइज सोफा बनवाता है, उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आया था कि इवेंचुअली कस्टमाइज सोफा जैसा बोला था वैसे आया नहीं और फिट भी नहीं हो रहा था, तो वेदर रोमी कैन रिफ्यूज टू पे 45,000 बिकॉज एज पर साइज और कलर नहीं था। तो सोगा बोलता है सेल ऑन अप्रूवल हुआ था, प्रॉपर्टी पासेस व्हेन द बायर सिग्निफाइज इन असेंट, यहां पे 20 दिन का वो था, डिस्क्रिप्शन भी था कि उसको कैसा चाहिए। इन दिस केस यहां पे तो क्लियर कट ऑल्सो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है, वो रिजेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद वेदर रोमी हैज सिग्निफाइज अप्रूवल बिफोर स्पेसिफाइड डेज, तो 20 दिन खत्म होने के पहले क्या उसने अप्रूवल दे दिया है, ये सवाल आया है। लॉ मेकर कहता है देखो एक्ट अडॉप्टिंग ट्रांजैक्शन, इनको क्या लगा, ये आपसे ये गलती करवाना चाह रहा था कि जो उसने वो सोफे को चढ़ाने के लिए 9वें फ्लोर के लिए अलग से जो 2,500 रुपए 1,500 रुपए दिए, उसको आप इंप्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो सिर्फ डिलीवरी को हेल्प करने के लिए उसने दिया था। तो लॉ मेकर कहता है यस, जो उसने पैसा दिया है इट इज ओनली इंसिडेंटल टू डिलीवरी, हेंस रोमी हैज नॉट सिग्निफाइड हिज अप्रूवल। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, यहां पे रिजेक्ट करने का राइट उसके पास अभी भी होता है। फिर इन्होंने एक और पूछा, शुड पार सू और एक्सेप्ट एट 25,000, बोले उसको केस फाइल करना चाहिए, 25,000 रुपए में देना चाहिए। तो आप एडवाइस कर सकते थे देखो केस फाइल करेगा जीतेगा तो नहीं, 25,000 रुपए में दे देना चाहिए। ओवरऑल था, आप देखो एट फाउंडेशन लेवल अगर वो इतने इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, देखो अगर आपने बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस करे होंगे, यू नो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आंसर आपका सही आया होता। अभी भी मैं कह रहा हूं 1 से 2-3 क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, अदरवाइज दिस विल बी द आंसर विच आईसीआई विल बी एक्सपेक्टेड, क्यों आपने एग्जामिनेशन में लिखा होगा। तो ये ओवरऑल रहा। उसके बाद इक्विटी, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और प्रेफरेंशियल का डिफरेंस मान लिया, इसमें से कोई भी 2-3 डिफरेंस आप लिख सकते थे। वेरिएबल फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, यहाँ पे वाइंडिंग अप में आफ्टर प्रेफरेंस या बिफोर इक्विटी होगा, और क्यूमुलेटिव में नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव होता है। थोड़ा आपको इसमें अकाउंट्स का नॉलेज भी आपको हेल्प कर सकता था। उसके बाद बेटा बात आती है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, याद आया होगा तो आया होगा, नहीं तो फिर तो क्या ये याद होगा तो लिख दिया होगा आपने, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद एलएलपी एक्ट का क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा क्लियर था कि अगर कोई पर्टिकुलर दूसरा बंदा एलएलपी का नाम वगैरह यूज कर लेता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वही कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर देगी 3 मंथ्स में आप कर दो, फिर रजिस्ट्रार को 15 डेज में नोटिस दे दो, और एलएलपी एग्रीमेंट में 30 डेज में आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद सुओ मोटो अगर उनको लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से अलाउ कर देगी, अलॉट कर देगी नाम, अगर आपने चेंज नहीं किया तो। फिर बात आती है आउट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अच्छा, एलएलपी में आउट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एटलीस्ट 1 रेसिडेंट होना चाहिए, इन्होंने खुद बोला था क्वेश्चन में, आपको थोड़ा बताना था कि कौन होता है 120, तो ठीक है, इजी क्वेश्चन, एलएलपी से जैसे टाइप का आता है वैसे ही आया है। उसके बाद चंद एंड एसोसिएट्स का बेटा क्वेश्चन था, जिसमें इन्होंने बोला निमांस राइट टू इंस्पेक्ट ड्यूरिंग, तो यहां पे इन्होंने ट्रांसफरी किया है, हमने पढ़ा है कि ट्रांसफरी को
ओरिजिनल पार्टनर जैसे प्रिविलेजेस नहीं मिलते, और आपने देखा था कि ट्रांसफरी पार्टनर को, मतलब जो ट्रांसफरी होता है ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, उसको लिमिटेड राइट्स मिलते हैं, ना ही वो बुक्स में इंटरफेयर कर सकता है, बिजनेस में बुक्स नहीं देख सकता, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ओनली एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट। तो फर्म का कहना सही था इस केस में उसको रिफ्यूज करने में। फिर उसके बाद निमांस एलिजिबिलिटी टू आस्क फॉर अकाउंट्स ऑफ पास्ट 3 इयर्स, हमने बोला डिसोल्यूशन भी हो रहा है तो ऑन आफ्टर डेट ऑफ डिसोल्यूशन की रिलेटेड चीजें पूछ लो, पास्ट का नहीं पूछ सकता, ये भी आपने पढ़ा है कि ऑन डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ असेट्स एंड टू एन अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन। तो ठीक है, ये थोड़ा मैनेजेबल क्वेश्चन था बेटा पार्टनरशिप से रिलेटेड। कंक्लूजन ये होगा कि निर्माण पिछले 3 साल के तो नहीं देख सकता, हाँ डिसोल्यूशन के बाद के देख सकता है, दैट इज ओके। फिर मिस्टर प्रमोद एंड पीकेएल एसोसिएट्स में हमने देखा था कि इन्होंने डायरेक्टली बोला कि विड्रॉ कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपने इंप्लाइड कंडीशन के रिस्ट्रिक्शन वाले पार्ट पढ़े हुए कि ये नहीं किया जा सकता अंडर इंप्लाइड कंडीशन एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो आपको याद आया होगा उसमें से विड्रॉ का सूट का क्लियर था, और एक्वायर या ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दोनों चीजें यहां कवर हो गई थी। इसलिए प्रमोद जो था वो विड्रॉ भी नहीं कर सकता, नहीं एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एक स्टेट कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन आया, इसमें भी बहुत सारे बच्चे जूझे होंगे, बट ठीक है थोड़ा क्लियरली सोचा होगा तो आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने पूछा गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं। हमने बोला था देखो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइवेट हो या नहीं, हमें पता होना चाहिए कि 51% या उससे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट हो, या वो अलग से ये क्या हो, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी हो। इस केस में उन्होंने डायरेक्टली कह दिया था, आप कह सकते हो ठीक है यस इट कैन बी अ गवर्नमेंट कंपनी। फिर इन्होंने बोला है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या। देखो हमने बोला था देखो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वही एक लिस्ट में होना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा, बट नोटिफाइड होना चाहिए। इस केस में नोटिफिकेशन नहीं दिया तो मेरे हिसाब से कैनॉट बी क्लासिफाइड, क्योंकि नोटिफाइड नहीं दिया हुआ है। डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हैं क्या, क्वेश्चन में आपको दिया गया था 2 साल तक कुछ चीजें हुई नहीं है, फाइनेंशियल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, और यहां पे क्लियर था, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं थी। हम बोलेंगे यस अ कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, पिछले 2 साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, नो बिजनेस नो रिटर्न फाइल फॉर 2 इयर्स, वो डोरमेंट का स्टेटस ले सकती है, वो एलिजिबल है। क्लियर है जी, आई होप आपने इसका। चलो उसके बाद आप मुझे बताओ 3 का सी का 1 विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। अब इसमें भी अगर आप देखोगे विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी डैमेजेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक और फीलिंग्स को क्या है, फीलिंग्स को हर्ट किया है, शादी करने का वादा किया तो और शादी नहीं करी, उस केस में एप्लीकेबल हो जाता है। तो इन्होंने बोला जनरल रूल सेक्शन 73 का था, आपको दोनों वो एक्सेप्शंस लिखने थे, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी। एक और क्वेश्चन, अब देखो इंस्टीट्यूट बोलता है इतनी सारी चीजें हैं हम नहीं उससे पूछेंगे, हम तुमको डैमेजेस का पार्ट पूछ लेंगे, ये लो बताओ। बोले पेनल्टी और लिक्विडेटेड के कोई भी 3 डैमेजेस, लिक्विडेटेड और पेनल्टी के बीच में 3 डिफरेंसेस, तो आपको कुछ डिफरेंसेस लिखे आने थे, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें डिस्कशन वाला कुछ पार्ट है नहीं। उसके बाद एक को श्योरिटी पे क्वेश्चन आया, इजी क्वेश्चन था, मैनेजेबल क्वेश्चन था। उन्होंने बोला था कि देखो मैक्सिमम गारंटी इन्होंने डिफाइन करके दी है कि हम कितना गारंटी लगाएंगे, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख। इवेंचुअली पर इसमें इन्होंने क्या किया है ना, 5 लाख का गोल्ड बार और 5 लाख का गणेश आइडल, ये दोनों को बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो आपसे पूछा गया, बैंक का कंटेंशन है कि इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन हो, बैंक का कंटेंशन है, ये बैंक का है, बट इक्वल होगा क्या, नहीं। हम बोलेंगे देखो जी जब भी डिफरेंस में बाउंड होते हैं को श्योरिटीज, तो हमें देखना पड़ता है इक्वली ओनली अप टू द मिनिमम। तो इन्होंने बोला कि इन प्रपोर्शन, तो हमको वो इक्वल कंट्रीब्यूशन का आफ्टर मिनिमम को कंसीडरेशन लगा के करना पड़ता है। तो यहां पे कुछ नहीं हुआ। एक और सेक्शन 141 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जो दोनों सिक्योरिटी थी, एक थी जो गणेश जी का आइडल और एक थी जो गोल्ड का बार, ये दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई थी बैंक के पर्सपेक्टिव से। तो इन्होंने बोला कि जब भी श्योरिटी जो एंटाइटल है बेनिफिट्स को ऑफ एवरी सिक्योरिटी विद द क्रेडिटर, तो ये दोनों बैंक के पास थी एज अ सिक्योरिटी। इफ क्रेडिटर लूजेस और पास विद द सिक्योरिटी, अगर क्रेडिटर क्या कर देता है, लूज कर देता है या अपना कंट्रोल उससे खो देता है, तो फिर टू दैट एक्सटेंट श्योरिटीज क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर आपको ट्रिगर हो गया होगा एग्जामिनेशन में, तो बल्ले बल्ले अपने आप को पप्पी दे देना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि देखो 5 लाख टोटल 10 लाख का ऐसा केस हुआ है, तो टोटल 70 लाख में से 10 लाख माइनस करो, 60 लाख बांटेंगे, और 60 लाख आप प्रोपोर्शनेटली बांट सकते थे टू द रेशियो विच इज 3:2:1:1। सो दिस विल बी द लायबिलिटी। क्लियर है। उसके बाद अगर बैंक चेंजेस करती है इन लोन्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन और श्योरिटी को नहीं पूछती, तो ये भी मैनेजेबल था कि अगर नहीं पूछती तो भैया वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस केस में यही था 133 का, एनी वेरिएंस विदाउट श्योरिटीज कंसेंट वो डिस्चार्ज कर देती है फ्रॉम द लायबिलिटी। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, 2-3 सेक्शन को इंटीग्रेट करके पूछा गया था दोस्तों।
जो भी बच्चे इसको मैनेज कर पाए होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एग्जाम प्रेशर में अगर आपने इतना मैनेज किया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का देखो, ठीक है, इनडायरेक्टली पूछा कि बताओ ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिलीवरी देनी पड़ती, फिर उसमें सब क्वेश्चन पूछा किसमें डिलीवरी, एंडोर्समेंट और डिलीवरी करनी पड़ती। तो आपको याद करना चाहिए था कि बेयरर में होता है डिलीवरी वाला केस और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है डिलीवरी एंड उसमें। फिर इन्होंने बोला देखो ये थोड़ा मुझे लगा आउट ऑफ बॉक्स है, वाई डिलीवरी इज एसेंशियल, ठीक है, ये तो इजी पार्ट था। ये वाला जो पार्ट है मेरे को थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स लगा, ये उनको नहीं पूछना चाहिए था, इसमें ज्यादा क्लियरली आईसीआई मॉड्यूल में भी नहीं है, बट ठीक है चलो 1-2 मार्क का उन्होंने यहाँ पे वेटेज दिया होगा, 7 मार्क्स में से 1.5-2 मार्क का। ये एक जो था कि भैया आपको इतना इंटरप्रीट करना है कि भैया नॉन नेगोशिएबल या इंस्ट्रूमेंट कैंसल्ड और डिस्चार्ज एज मैच्योरिटी, वो फिर बाद में नेगोशिएट नहीं किया जा सकता है। फिर कॉमन लॉ आईआरएफ का डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आईआरएफ का डायरेक्ट क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन 5A, ऋषि ट्रैक्टर को 6 सीट प्लांटर, वो ट्रैक्टर बोलता है मेरा टफ सरफेस है एंड ऑल, उससे रिगार्डिंग ट्रैक्टर। तो अब हुआ क्या, क्वेश्चन में तो डाल दिया टफ है तो वैसे ही देना चाहिए था, बट उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था गुड्स, 16 दिन तक उसने पर्टिकुलर गुड्स को यूज किया है। तो आपसे पूछा गया था कि मुझे बताओ, अब बाद में वो गुड्स खराब हो गए, ट्रैक्टर खराब हो गया और जो 6 प्लेटें थी उसमें से एक प्लेट खराब हो गई। आपसे पूछा गया क्या ट्रैक्टर को रिटर्न कर सकता है। तो हम पहले बोलेंगे देखो जी, इंप्लाइड कंडीशन होता है फिटनेस फॉर बायर पर्पस, जहां पे पर्पस सब कुछ बता दिया, और क्वेश्चन में ऐसे ही था कि उसने सब कुछ बता दिया किस पर्पस के लिए चाहिए और उस पर वो रिलाई कर रहा है, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन तो है। बट जब भी वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो सेपरेबल नहीं है, तो हमने अज्यूम किया यहां पे कि वो कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं था, और अगर आप कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आप रिजेक्ट, आपको ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही मानना पड़ता है। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं है एंड द बायर एक्सेप्ट्स द पार्ट और होल, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जाना पड़ता है, तो रिजेक्ट नहीं कर सकता, डैमेजेस ले सकता है। क्लियर है जी? यस। उसके बाद इन्होंने पूछा गया कि पूरे के पूरे 6 सीट्स प्लेटर मशीन को रिटर्न मरेगा क्या? नहीं, यहां पे एक को कर सकता है क्योंकि 5 सूटेबल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके जी, परफेक्ट। फिर माइनर से रिलेटेड जो है प्रोविजन पूछे गए, इजी था। माइनर इन अ पार्टनरशिप, वही विद द बेनिफिट्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप आ सकता है। क्लियर है जी? उसके था फिर 6 महीने बाद उसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ था। एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी, ये वैसे भी बहुत फेमस फेवरेट एरिया इंस्टीट्यूट का, डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे उन्होंने कुछ पूछा, देखो 25,000 टू अनआइडेंटिफाइड पर्सन, तो ये तो वैलिड नहीं होगा क्योंकि सर्टेन नहीं है पर्सन। दूसरा, साइन बेयरर चेक बाय अलोक टू आनंद एज रिवॉर्ड फॉर ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब इसमें थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि पास्ट कंसिडरेशन इज गुड कंसिडरेशन इन इंडियन लॉ, तो वो पास्ट कंसिडरेशन के लिए अगर कोई पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, इस केस में बेयरर चेक, तो वो वैलिड होगा क्या? यस, वो वैलिड हो जाएगा। फिर उसके बाद सेल्फ ड्रॉन चेक एंड सेल्फ एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट अ वैलिड। जब भी कंफ्यूजन हो कि सेल्फ ड्रॉन ही है और सेल्फ ही एक्सेप्टेड है, तो यहां पे हम बोलेंगे कंफ्यूजन, इसको प्रोमिसरी नोट बोलेगी, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये एम्बिगुअस होता है, ये होल्डर पे डिपेंड करता है उसको क्या ट्रीट करना है। क्लियर है जी? तो एआई नहीं, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये था। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन था फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स का, 168 लगाते, 169 लगाते, और राइट्स ऑफ पॉनी और प्रेजिस से रिलेटेड उन्होंने पूछा। और उसके बाद 6 का उन्होंने रेमेडीज अवेलेबल, और ऑप्शनल था सबमिट तो पार्टी जो ड्री प्रॉफिट तो वो रिसाइन, इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, सू फॉर डैमेजेस और रिस्टोरेशन कर सकती है। फिर बेलमेंट टर्मिनेट होता है, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है बेटे। फिर वही डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी में क्या एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 10 वाला, कि अगर वो डिटरमाइन कर दे तो ठीक, नहीं तो वॉइड हो जाएगा, और अगर कोई पार्टी प्रिवेंट करती है तो उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। कोई भी केस हो, अगर पर्टिकुलर गुड्स को अपोर्शनेट वो किया जाता है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। तो ओवरऑल पेपर ऐसे हम अगर बोले तो मेरे हिसाब से मॉडरेट टू हार्ड था, डिपेंड करा होगा बच्चे का उस टाइम पे, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो अटका है तो वो आगे बढ़ा है कि नहीं। क्लियर है जी? अब जो भी है, आप अपने पर्टिकुलर आंसर्स को इससे थोड़ा असेस कर सकते हो, आप अपने आगे के स्टेप भी असेस कर सकते हो, बट ये जरूर करना कि थोड़ा खुद को ब्रेक जरूर देना, ठीक है? इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन, फॉर एनीवन, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, कि सीए की प्रिपरेशन करना, सीए फाउंडेशन लेवल पे ही अच्छे प्रेशर वाले पेपर आने लगे, एक आध पेपर ये लोग थोड़ा ट्रिकी पूछते ही है, तो यू डिजर्व अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। ठीक है, ये आपको मैंने एनालाइज कर दिया कि आपको समझ जाए, ठीक है, कि कहाँ कैसा क्या पेपर है। आप इसको बाद में भी देख सकते हो, अभी भी एनालाइज करके मार्क करके रख सकते हो, और 5-7 दिन भूल जाओ, फिर एक हफ्ते बाद यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू मी।
हम लोग डिस्कस करेंगे आपको आगे क्या करना चाहिए। अब मुझे एक्सपेक्टेड है कि 5 से 7 मार्क्स ग्रेस मिल सकता है। यस, 5 से 7 ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं इस पेपर में। सर ये क्यों मिलेंगे? ओवरऑल रिजल्ट को अच्छा लाने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। वैसे तो वही मैं कह रहा हूं, इजी था अगर एरिया की बात कर रहे होते तो, बट जैसे ही टेक्निकल कॉम्प्लेक्स चीजें डाल दी, मॉडरेट टू हार्ड बना दिया, ऐसा लग रहा था 4 घंटे देना चाहिए था बच्चों के लिए। एनीवेज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए। आई विल बी गो थ्रूइंग, मुझे समझ में आएगा कौन से एरिया में बच्चों ने सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कौन से गलत। ये भी लिखना कि आपका ओवरऑल पेपर कैसा गया, जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा गया पेपर, मुझे जरूर बताना। आपको हमारे रिवीजन सेशंस वगैरह कैसे हेल्प हुए वो भी बताना। और आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के। और अगर नहीं समझ रहा कि सर पता ही नहीं क्या कमेंट करें, तो ऐसे ही लिख देना, सर मेरे इतने आएंगे आपके टारगेट मार्क्स इस पेपर को देख के। अपने पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और ये वीडियो देख के एक ब्रेक पे चले जाना दोस्तों, अपना पेपर को एनालाइज कर दो साइमल्टेनियसली साइड में रख के। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक वहां पे जाके देख सकते हो। और एक हफ्ते का ब्रेक जरूर ले लेना। टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो में हाइप का ऑप्शन आएगा तो वीडियो को हाइप जरूर करना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग टू यू। और चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब करे वीडियो कैसे देखते हो तुम? चलो सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं तो जा रहा, लव यू ऑल, टेक अ ब्रेक।